Hello plus 1 class, I hope you all are fine beta. Today we are going to start our second last chapter, that is displacing indigenous people, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था हमारे प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। कल जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें पता नहीं क्या टेक्निकल एरर आया कि वो जो वीडियो है वो अपलोड होने के बाद रन नहीं करती, मतलब वहाँ से वो एरर आ गया था, अपलोडिंग एरर आया या रनिंग एरर आया, मुझे कुछ नहीं समझ आया। सो वो अपने आप ही वहाँ से डिलीट हो गई। सो जो टॉपिक है वो हम फिर से आज करेंगे। तो हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल की। तो क्या हो रहा था कि जो लोग थे ना वो अपना नेटिव प्लेस छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर रहने लग गए थे, और वहाँ के जो नेटिव लोगों को था वो वहाँ से पुश्ड आउट कर रहे थे और ख़ुद का जो कब्जा था वो वहाँ पर करते जा रहे थे। तो क्या हो रहा था, यूरोप की बात करेंगे हम। किसकी? यूरोप की। तो यूरोप जो था वो उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी? एक्सपेंड। उस वजह से वो स्ट्रॉन्ग था, तो जिस वजह से उसने दूसरे एरियाज़ में सेटलमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। क्या कर दी थी? सेटलमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। तो वो नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में 18वीं सेंचुरी में मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया जो नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का था वो वहाँ जाके मूव करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया और सेंट्रल अमेरिका। आपको पता है सेंट्रल अमेरिका कौन सा है? ये देखिए, ये जो नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, इसे जो जोड़ता है पार्ट, दैट इज़ सेंट्रल अमेरिका। वहाँ पे ये मूव करने लग गए थे और एशिया में इन्होंने मूव करने लग गए थे। फिर 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, जो एशिया के जो लोग थे ना वो भी क्या हो गए थे? माइग्रेट होने स्टार्ट हो गए थे। क्या हो गए थे? माइग्रेट होने स्टार्ट हो गए थे। तो लिटरली हम ये कहेंगे जो यूरोपियंस थे और एशियंस थे वो माइग्रेट हो रहे थे अपने नेटिव प्लेस से, और दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वो उनके नेटिव पीपल को पुश्ड आउट कर रहे थे और अपनी मेजॉरिटी को वो वहाँ पर बना रहे थे। यानी आज के टाइम पे भी इन कंट्रीज़ में जो मेजॉरिटी है वो यूरोपियंस और एशियंस की है। तो वो वहाँ के जो नेटिव पीपल होते थे ना वो यूरोपियंस को देख के काफ़ी हॉस्टाइल फील किया करते थे। क्या फील किया करते थे? हॉस्टाइल, यानी वो काफ़ी चिढ़ते थे, वो उन्हें नापसंद किया करते थे, और जिस वजह से मतलब उनके जो मेंटली क्लैश रहता था इन लोगों के लिए हमेशा ही रहा। सो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक से पहले हम इस चैप्टर के सोर्सेज, जैसे हम हर चैप्टर के सोर्सेज पढ़ते हैं तो इसी तरह हम इस चैप्टर के भी सबसे पहले सोर्सेज पढ़ेंगे कि कहाँ से हमें ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट जो थी वो हो रही थी। तो फर्स्ट जो सोर्स था हमारे पास, दैट इज़ ओरल हिस्ट्री ऑफ नेटिव। तो वहाँ के जो नेटिव पीपल थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री को ओरली बताना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। साथ ही साथ हिस्टोरियल एंड फिक्शन वर्क बाय नेटिव्स। तो पहले क्या हो रहा था, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन बुक्स ही पढ़ी जा रही थी, जिससे हमें ये सब कुछ पता चल रहा था। फिर ये जो नेटिव लोग थे इन्होंने अपनी हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो हिस्टोरिकल एंड फिक्शन वर्क बाय नेटिव्स, ठीक है। और एक बुक थी हेनरी रेनॉल्ड की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स था हमारे इस चैप्टर के लिए। उस बुक का नाम है व्हाई वर नॉट वी टॉल्ड। तो इस बुक से भी हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूरोपियन इम्पेरियलिज्म। तो यूरोपियन इम्पेरियलिज्म से पहले हम बात कर लेंगे इम्पेरियलिज्म की। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म देखो क्या होता है, ये जो वर्ड है ना, मैंने अपनी लाइफ में ये वर्ड जो सीखा है ना वो एक मूवी से सीखा है, जिस मूवी का नाम था लेजेंड ऑफ भगत सिंह। क्यों? क्योंकि जब ये लोग कोर्ट में अपना केस लड़ने जाते हैं, भगत सिंह और उनके साथी, तो वो लोग एक नारा लगाते हैं इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट। तो वहाँ से मैंने इम्पेरियलिज्म वर्ड जो था सीखा था अपनी लाइफ में, जब मैं मतलब अपने स्कूल लेवल पे थी।
स्टूडेंट लेवल पे। सो वहाँ से मैंने वर्ड सीखा था इम्पेरियलिज्म। तो अगर हिंदी में मैं आपको बताऊँ तो आपको भी शायद समझ आ जाए, जिसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद कहा जाता है। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि साम्राज्यवाद होता क्या है। देखो क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ ना ट्रेडिंग के रूप में ट्रेडिंग करने के लिए ना अदर्स कंट्री में एंटर कर जाती है। क्या कर जाती है? अदर्स कंट्री में एंटर कर जाती है और धीरे धीरे इन कंट्री के ऊपर वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हैं। क्या करना स्टार्ट कर देती हैं? कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसी कंट्रोलिंग पावर से ना वो उस कंट्रीज़ में क्या बना देती हैं? कॉलोनीज़ बना देती हैं। क्या बना देती हैं? कॉलोनीज़। मतलब ऐसे एरिया जिनके ऊपर टोटली पॉलिटिकल कंट्रोल या अदर कंट्रोल जो होता है वो इनका रहता है, जो ये कॉलोनीज़ बनाते हैं, जिसे हम कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं। तो जब एक ग्रुप या एक कंट्री जो है वो अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सटेंड करती है कॉलोनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हुए, यानी अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ा देती है और कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर देती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। तो यूरोपियन के द्वारा क्या किया जा रहा था? इम्पेरियलिज्म का किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियन जो था वो काफ़ी स्ट्रोंग था। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होती जा रही थी। तो उन्होंने क्या कर दिया था? इम्पेरियलिज्म करना स्टार्ट कर दिया था। तो 17th सेंचुरी में ना 17th सेंचुरी में तो अमेरिका के ऊपर किसने इम्पेरियलिज्म कर रखा था? स्पेन ने और पोर्तुगल ने। किसने? स्पेन ने और पोर्तुगल ने। लेकिन 17th सेंचुरी तक ही इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं किया। तो ये जो बात थी वो हमें चैप्टर 8 में बताई गई, जो इस टाइम पे हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि 17वीं शताब्दी तक स्पेन और पोर्तुगल थे जो उन्होंने अमेरिका में इम्पेरियलिज्म किया, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। फिर कुछ और कंट्रीज़ थी जिन्होंने एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था, अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था और कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो कंट्रीज़ थी, वो महान कंट्रीज़ थी, फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड। तो इनके जो ट्रेड थे वो एक्सटेंड होते जा रहे थे और इन्होंने कॉलोनीज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने कहाँ कहाँ कॉलोनीज़ बनाई थी? अमेरिका में, अफ्रीका में एंड एशिया में। तो आयरलैंड जो थी ना, आयरलैंड जो आज के टाइम पे यूके के अंडर आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर आता है, उस टाइम पे ये किसके अंडर आ रहा था? इंग्लैंड के। यानी इंग्लैंड वालों ने इसको क्या बना ली थी? अपनी कॉलोनी बना ली थी। तो 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था? ये किस दम पे कर रहे थे? ये किस दम पे कर रहे थे? वो प्रॉफिट के दम पे कर रहे थे। इनका जो प्रॉफिट लेवल था वो इंक्रीज होता जा रहा था, जिससे वो अपना ट्रेड जो था वो एक्सपेंड करते जा रहे थे और कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश करते जा रहे थे। ये कॉलोनीज़ को तो बनाते जा रहे थे, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका जो कंट्रोल था ना वो भी क्या था? डिफरेंट था। मतलब ये इंडिया हो गया, ये और कोई कंट्री होगी, ये और कोई, तो इन कंट्रीज़ में इनका जो कंट्रोल था वो भी क्या था? डिफरेंट था। कैसे? कि अगर इंडिया की बात करें तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। ये क्या है? इंडिया। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी से आई थी, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया? पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने लग गए। क्या लेने लग गए? पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने लग गए। यानी वहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे, लोकल रूलर्स हुआ करते थे, उन्हें हटा दिया गया। उनकी जो टेरिटरी थी, उनका जो एरिया था वो उनसे छीन लिया गया था और उन्होंने उसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बना लिया था, अपना कंट्रोल एरिया बना लिया था, ठीक है। तो उन्होंने ये जो था इस तरह से जो था इंडिया पे कंट्रोल किया और साथ ही साथ अपने ट्रेड को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने रेलवे सिस्टम बनाई, ठीक है। रेलवे सिस्टम बनाई और साथ ही साथ उन्होंने माइंस को एक्सकैवेशन किया और प्लांटेशंस लगाए, बिग प्लांटेशंस लगाए अपने ट्रेड को एक्सटेंड करने के लिए। यानी चाय के जो बाग लगे हुए हैं, वो चाय के जो बाग लगे थे उस टाइम पे वो ब्रिटिशर्स की वजह से। तो इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में
डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यूरोपियंस जो थे ना, उन्होंने अफ्रीका में एंटर सबसे लास्ट में किया था। तो यूरोपियंस ना अपने आप को बहुत तेज समझते थे। उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से ही इन एरियाज़ की, इन कॉन्टिनेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इनकी जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो यूरोपियंस को जाता है। तो अफ्रीका में उन्होंने सबसे लास्ट में एंट्री की थी। क्यों? क्योंकि अफ्रीका को ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मानते थे। तो साउथ अफ्रीका को छोड़ के ना, अफ्रीका के ये बाकी सारे हिस्से में क्या करते थे, कोस्टल एरिया पे ट्रेड करते थे। क्या करते थे? कोस्टल एरिया पे ट्रेड करते थे। मतलब उनके इंटरनल पार्ट में ये नहीं जाते थे, इनलैंड में नहीं जाते थे, क्योंकि ये अफ्रीका को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ ये इंटीरियर पार्ट में ट्रेड करते थे। फिर क्या हुआ था, 19th सेंचुरी के बाद, यानी लेट 19th सेंचुरी में इन्होंने अफ्रीका के इनलैंड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, यानी अफ्रीका के अंदर जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और एक अग्रीमेंट किया अफ्रीका के साथ और उन्हें कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया। तो अफ्रीका जो आज के टाइम में है वो कॉलोनीज में, यानी डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड है। ठीक है। तो आपकी बुक में एक और चीज़ बताई गई है यहाँ पे, सेटलर। सेटलर जो था ना वर्ड, वो ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा था जो दूसरी कंट्रीज़ में कॉलोनीज़ को बना रहे थे। तो साउथ अफ्रीका में ये जो सेटलर है वो किसे कहा गया? डच लोगों को कहा गया। किसे कहा गया? डच लोगों को कहा गया। और आयरलैंड में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में सेटलर जो है वो ब्रिटिश को कहा गया, यानी ब्रिटिशर्स को कहा गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स को सेटलर कहा गया। और अमेरिका में यूरोपियंस को क्या कहा गया? सेटलर्स कहा गया। तो इन लोगों की जो ऑफिशियल, अब देखो ये ट्रेडिंग के रूप में क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। कहीं पॉलिटिकल कंट्रोल ले रहे थे, तो कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले रहे थे, नहीं तो कहीं ओवरऑल कंट्रोल ले रहे थे। तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी ना, वो इनकी इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी। यानी इनके जो ऑफिशियल वर्क हुआ करते थे वो सारे इंग्लिश में हुआ करते थे, सिर्फ कनाडा को छोड़ के। क्योंकि कनाडा में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ एक और ऑफिशियल लैंग्वेज थी, दैट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज। दैट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज। तो यही आपका फर्स्ट टॉपिक है, यूरोपियन इम्पीरियलिज्म, जिसमें आपने ये देखा कि यूरोप जो था वो कैसे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाके अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपेंड कर रहा था और पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले रहा था, जिसे हम इम्पीरियलिज्म कहेंगे। तो इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.